हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि जगत में। इसके लिए 3 सेगमेंट हैं हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी किस तरीके से जो मशीनें हैं वो कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास कर रही हैं किसानों की मदद करके। साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे हम सफल किसान से भी, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आगामी 17 और 18 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में किस तरीके से और क्या कुछ खास होगा, इसके बारे में जानकारी दी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को 12वीं किसान सम्मान निधि की किस्त है वो जारी करेंगे। और इसके साथ ही ऐसे हमारे किसान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर किसानों के लिए जो काम किया है, कृषि को बढ़ावा देने का काम किया है, ऐसे किसान भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। वहीं पर हमारे स्टार्टअप है जिन्होंने कृषि के अंदर नवाचार किए हैं, जिन्होंने कृषि के अंदर नई टेक्नोलॉजी को लाकर और किसान के उत्पादन में भी वृद्धि करे, और साथ ही हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर वो किस तरह से किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं, मार्केट से कैसे लिंक करवा सकते हैं। तो ऐसे जो देश भर के किसान हैं उनके स्टार्टअप है वो भी यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाएंगे, और इसको लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है और सभी जगह से लोग आएंगे। और ये स्टार्टअप का जो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसकी स्टॉल लगे, उसको देखने के लिए भी जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं। तो मुझे ये यकीन है कि प्रधानमंत्री जी का विजन अब पूरा आने वाले वक्त के अंदर होगा, क्योंकि किसानों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा जाना, किसानों तक पहुंचना डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर, वैसे ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है, और इनाम मंडी के माध्यम से और नैनो यूरिया के माध्यम से प्राकृतिक खेती, हमारे किसान नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से अपने उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं। इस दिशा के अंदर जो पिछले प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो काम हुआ है उसको लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है। और आज यहाँ पर इसकी हम पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पर जो किसान आएंगे उनको प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि ये पूरी तैयारियाँ हम सब ने कर दी है, और लगातार हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को जारी करेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर स्टार्टअप और सब में और किसानों में उत्साह है। आप सब जगह से, पूरे देश भर से किसान यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये एक सुनहरा अवसर है जिसकी सब पूरे देश को इंतज़ार रहेगा। तो मैं यही है कि इसकी हमने पूरी तैयारियों के अंदर आज यहाँ पर लगे हुए हैं, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे जितने भी संबंधित एजेंसियाँ हैं वो सब लगकर इसको पूरी तैयारियों को अंतिम रूप के अंदर अंजाम तक पहुँचाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा ये सम्मेलन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास।
किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं मशीनीकरण की बात की जाती है तो उसके साथ आधुनिकता जुड़ जाती है और आज के समय में आधुनिक कृषि को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो मशीनें हैं लगातार किसानों के पास मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं और जो किसान हैं वो भी इन मशीनों को अपना रहे हैं। किस तरह का योगदान इन मशीनों का रहा है कृषि क्षेत्र में, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मशीनों ने खेती को आसान भी बनाया है और बेहतर भी। साथ ही इनसे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। बहुत सी कंपनियां कृषि कामों के लिए ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर रही हैं। ये मजदूरों के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाले हैं और ज्यादा तेजी से काम करने में सक्षम भी। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन की वजह से कृषि मशीनें खरीदने की क्षमता इन किसानों में नहीं है। इसके अलावा बहुत से इलाके इतने दुर्गम हैं कि उन्हें मशीन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटे किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन यानी SMAM शुरू किया गया। दरअसल मशीनीकरण भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनीकरण के इस उप मिशन से उपलब्ध कृषि योग्य जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और गांव में रहने वाले नौजवानों के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सकेगा। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए बहुत जरूरी है। SMAM योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 200 कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण और 90 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों और गांव स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना हो रही है। उत्तराखंड में सब्सिडी पर 1685 मशीनों और उपकरणों का वितरण होना है और साथ ही 6 कस्टम हायरिंग केंद्रों के अलावा गांव स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 25 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की योजना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 525 कस्टम हायरिंग केंद्रों और 34 उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना हो रही है। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी इसी तरह का काम हो रहा है। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खेती में मशीनीकरण बढ़ने की ये भी एक वजह है। तो देखा आपने, आधुनिक कृषि को एक नई रफ्तार प्रदान कर रही हैं आज की तकनीकी और इन मशीनों की अगर बात की जाए तो। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कृषि स्टार्टअप में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल किसानों से भी कृषि स्टार्टअप में। आज एक ऐसे ही किसान हैं जिनकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। ये हैं हरियाणा के हिसार ज़िले के और किस तरीके से धान ओसाने की जो तकनीक है या मशीन जो है हम कह सकते हैं इन्होंने तैयार की हुई है, जिसके ज़रिए ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं, ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनके लिए भी अब ये प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। किस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और तकनीक को अपनाकर बाकी
किसानों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये कोई मामूली मशीन नहीं है। धान के किसानों के लिए इसे वरदान कहा जा सकता है। ये विनोइंग मशीन है और धान को ओसाने का काम करती है। ट्रैक्टर के साथ कपलिंग के जरिए चलने वाली ये मशीन 1 घंटे में 70 से 80 क्विंटल तक धान ओसा सकती है। हालांकि इस तरह की और भी कई मशीनें बाजार में हैं, लेकिन वो 25 क्विंटल तक ही ओसा पाती है। इस तरह ये मशीन मजदूरी की भी बचत करती है, डीजल की भी और समय की भी। बल्कि इससे धान ओसाना बहुत आसान है। घर की महिलाएं भी आराम से काम कर सकती हैं। आप देख ही रहे हैं कि ओसाने के बाद धान सीधे ट्रॉली में जा रहा है। इसे तैयार किया है इस शख्स ने। नाम है राजेंद्र पुनिया। इनका संबंध किसान परिवार से ही है और ये मशीन इन्होंने खुद तैयार की है, बगैर किसी मदद के। जब हम खेत में काम करते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उनको कंबाइन से हार्वेस्टिंग से कटाई करने के बाद में या फिर लेबर से अनाज निकालने के बाद में जो हमारी फसल है उसमें काफ़ी कचरा रहता है और जो मंडियों में हम उसको लेके जाते हैं तो काफ़ी तरह का हमारा समय भी बर्बाद होता है और वहाँ पे हमारी फसल अच्छी सफाई ना होने के कारण हमें वाजिब या बढ़िया दाम नहीं मिल पाते। और मंडियों में वहाँ पे जो फैन लगते हैं उनको साफ़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इतनी फसल आती है और साइड में कचरा निकल के गिर जाता है, जो कि वहाँ पे हमारे अनाज को रखने में दिक्कत आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ये जो विनोइंग मशीन है इसका निर्माण किया है। जैसे उसका फसल को खेत में लेके जाते हैं तो खेत से लेके जाने के बाद में मंडी में एक तो कचरा ज़्यादा आता है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और किसान को वाजिब दाम न मिलने के कारण काफ़ी परेशान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मशीन का निर्माण किया है इसमें एक तो लेबर की बचत है, 1 या 2 आदमी किसान अपने परिवार से ले सकता है और इसमें साइड में हमने जो एलिवेटर लगा है उसके अंदर अनाज को डालना पड़ता है। इसकी कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 70 से 80 क्विंटल की है, जो कि पहले आम जो पावर फैन मार्केट में है लगभग 40 से 50 मन यानी 20 से 25 क्विंटल तक ही साफ कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मशीन का जो निर्माण किया है वो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी मेंटेनेंस के इस हिसाब से तैयार किया है ताकि फार्मर जो है पूरे फील्ड में किसी तरह कैसे चलाते रहे, उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मशीन तैयार हुई तो काफी लोगों को पसंद आई। फिर किसी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। वहाँ भी इंजीनियरों को पुनिया की ये मशीन बहुत पसंद आई। उन्होंने छोटे मोटे सुझाव दिए, जिसके बाद ये मशीन और भी बेहतर बन गई। विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है, जिसका काम कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। उष्मायन केंद्र ने पुनिया की मशीन को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया। केंद्र की मदद से ही राजेंद्र पुनिया ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, मशीन का पेटेंट कराया और मार्केटिंग का हुनर सीखा। यह एक आम रूरल एंटरप्रेन्योर है जो कि एक किसानी परिवार से मेल खाता है और इन्होंने विनोइंग मशीन डिज़ाइन की है और हमारे HAU के साइंटिस्ट ने और एबिक टीम ने इनका भरपूर सहयोग कर आज इनको एक नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज बाज़ार में ये 30 से ज़्यादा विनोइंग मशीन अपनी बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। सरकारी मदद के बाद अब राजेंद्र पुनिया ज्यादा मशीनों का निर्माण कर पा रहे हैं। अब तक 30 के करीब विनोइंग मशीनें बनाकर बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ऊपर है। इस मशीन में 2 एलिवेटर लगे हैं और 360 डिग्री पर घूमने वाली छलनी भी। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छुपा कर बिल्कुल भी मत रखिए। आगे बढ़िए, सरकार आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। तो देखा आपने किस तरीके से राजेंद्र जी जो हैं बाकी किसानों को भी तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ तकनीकी ज्ञान बल्कि अब डिजिटलाइजेशन जो है वो कृषि में नजर आता है, क्योंकि अलग अलग महत्वपूर्ण ऐप के माध्यम से भी हमारे जो किसान हैं वो जानकारी लेते हैं। और एक ऐसे ही युवा किसान हैं निखिल त्रिपाठी, जिन्होंने एक बीजक ऐप बनाया है। इस ऐप का किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बीजक की शुरुआत हमने 2019 में 5 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से गांव कन्नौज उत्तर प्रदेश से की थी। आज बीजक 28 से ज़्यादा राज्यों में और 1300 से ज़्यादा मंडियों में कार्यरत है।
बीजक के माध्यम से आप अपनी फसल का सही भुगतान सही समय पे पा सकते हैं और अपने फसलों को उचित दाम पे अलग अलग मंडियों में बेच सकते हैं। बीजक आपको 100 से ज़्यादा उत्पादों में खरीद एवं फरोख्त करने का ऑप्शन देता है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जैसे 18 से भी ज़्यादा भाषाओं में आप बीजक ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जैसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस बीजक का उपयोग करके लाभ उठा चुके हैं। तो देखा आपने, ये नए भारत की नई कृषि है और नया युग है जिसमें लगातार जो किसान है वो सशक्त हो रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि दर्शन में आपको और भी जानकारी जो है हम देंगे फार्मिंग इंडिया में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम। किसान बहनों भाइयों, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाती है पशुपालन या उससे जुड़े हुए मत्स्य पालन क्षेत्र की भी, तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो ना सिर्फ युवा हैं बल्कि महिला किसान भी जो हैं वो मछली पालन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सरकार का प्रयास है कि यहाँ पर उन्हें और किस तरीके से हम मदद दे सकते हैं, और इसी सोच के साथ एक जो योजना है वो भी शुरू की गई जिससे नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत किस तरीके से जो हमारे किसान हैं, मछली पालक हैं, उनको लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने, लगातार जो बदलाव है वो अब कृषि क्षेत्र में हो रहा है। सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं और इन्हीं का लाभ लेकर अब हमारे किसान भी जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार आपको ये सारी जानकारी देते हैं कृषि दर्शन के माध्यम से। अगर इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
और साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।